सो हेलो हाय एवरीवन। जैसा कि हम चैप्टर थर्ड क्लास 11th केमिस्ट्री का डिस्कस कर रहे थे, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन कैसे होती है। तो जैसा कि हमने एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन तक तो पढ़ लिया था। जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है उसके अंदर चार ग्रुप अलग अलग सब्स्टिट्यूट किए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। और जैसा कि कल वाली वीडियो में हमने एस, पी, डी, एफ सारे ब्लॉक्स के बारे में अच्छे से स्टडी की। और जो भी एलिमेंट्स हैं, जैसे मान लो कि लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, बैरियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, कैल्शियम, इन सब एलिमेंट्स को एस ब्लॉक में क्यों रखा गया, मैंने वो भी रीजन बताया था। पी ब्लॉक में जो एलिमेंट्स हैं उनको पी ब्लॉक में क्यों रखा गया, डी ब्लॉक में जो एलिमेंट्स उनको डी ब्लॉक में क्यों रखा गया, क्या उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी? हाँ, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर थी। एंड साथ साथ में उनको कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे रखा गया था, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है उनके बेसिस पे, जो कि कैसे रखा था मैं आपको कल बता चुकी। आज वापस वो वीडियो वापस वो कल वाला बोल के वो थोड़ा मिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे जैसा कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस साइंटिस्ट ने किया, कैसे किया, सारा कुछ हमने पढ़ लिया था। अब हम कुछ मेजर टर्म्स के बारे में बात करेंगे। अब हमारा जो पहली बात तो ये मैं बता देती हूँ कि ये जो हमारा चैप्टर है पूरा थ्योरेटिकल है। तो इसमें जो एक एक वर्ड पे आपको ध्यान देना है। जो मैं बोलती हूँ, जो मैं लाइन लिखती हूँ, बोलती हूँ, जो भी आपको थ्योरी बोर्ड पे गिवन होती है ना, उसको एक एक वर्ड पे आपको फोकस रखना है, कंसंट्रेटेड रहना है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें कोई न्यूमेरिकल वगैरह नहीं है। क्वेश्चन आएगा वो सारी थ्योरी के बेसिस पे ही आएगा, ठीक है। और थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो अपने न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन से थोड़े ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। बस अपने को लगता है कि वो न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में तो ऐसा होता है ना कि एक फॉर्मूला है और फॉर्मूले के बेसिस पे ही हमें वो क्वेश्चन करना है, बट यहाँ पे थ्योरी आएगी। तो थ्योरी को बस अच्छे से समझो। अब हम आज बात करेंगे रेडियस के बारे में। एटॉमिक रेडाई भी बोलते हैं इसको, एनसीईआरटी में एटॉमिक रेडाई भी लिखा है और एटॉमिक रेडियस भी। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडाई, ये क्या होता है? देखो, फोर्थ चैप्टर जो बच्चा पढ़ के आ गया वो तो जानता होगा एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडाई, कोवेलेंट, वंडरवॉल, मेटेलिक रेडियस। अगर जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा है, क्योंकि फोर्थ चैप्टर मतलब बच्चे क्या करते हैं, पहले थर्ड पढ़ते हैं उसके बाद फोर्थ, और ये सिक्वेंस है, बट मैंने फोर्थ पहले पढ़ा दिया था। तो अगर कोई नहीं भी पढ़ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ पे वापस रिपीट करूंगी। तो इसमें क्या होता है? इट इज मेजर ऑफ एन एटम साइज। देखो, मैं पहले तो एटम बनाती हूँ, ये क्या, ये न्यूक्लियस है और ये एक तरीके से हमारा एटम हो गया। इसके अराउंड शेल्स में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया मैम? ये एटम हो गया। यहाँ तक समझ आई बात? ये एटम हो गया। अब एटम कितना बड़ा है हमारा? हमारा एटम कितना बड़ा है? जैसे मान लो आप 9th-10th में क्या पढ़ते हो, आप मैथ्स में क्या पढ़ते हो, ये हमारा सर्कल है और ये सर्कल का जो पूरा ये क्या डायमीटर है, पढ़ते हो ना। और ये सेंटर से लेके हाफ डायमीटर को हम बोलते हैं रेडियस। हाफ डायमीटर को हम क्या बोलते हैं? रेडियस। वैसे ही जो हमारा एटम है उसको उसकी हम रेडियस कैसे मेजर करेंगे? जो हमारा न्यूक्लियस है, इंटर न्यूक्लियस एक्सिस है, यहाँ से लेके आउटर मोस्ट शेल है, उसकी आप डिस्टेंस मेजर कर दो, उसको हम क्या बोलेंगे? रेडियस। आई बात समझ? फिर से देखो, थ्योरी पढ़ते, इट इज मेजर ऑफ एन एटम्स साइज। ये हम क्यों मेजर करते हैं? हम इसीलिए मेजर करते हैं ताकि हमें पता चले कि एटम का साइज कितना है। मान लो रेडियस कम आई है, इसका मतलब एटम का साइज कम है। और रेडियस मान लो ज्यादा आई है, रेडियस क्या आई है? ज्यादा आई है, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ, जो एटीएम नहीं, जो एटम का अगर रेडियस ज्यादा है तो मतलब हमारा एटम बड़ा है। अब ये मतलब किस पे डिपेंड करता है? एटम कब बड़ा होगा, कब छोटा होगा? छोटे एलिमेंट्स ले रहे हो ना आप, जैसे मान लो कि आप लिथियम ले रहे हो, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, जिसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, 3 प्रोटॉन। तो वहां पे इसका जो एटम होगा वो छोटा होगा। लेकिन यही अगर आप कैल्शियम लेके आ रहे हो, मान लो कैल्शियम लेके आ रहे हो, तो कैल्शियम है 20 नंबर पे, तो इसके अंदर 20 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट शेल में वो 20 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे, तो इसका एटम क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। इसीलिए हम एटॉमिक रेडाई का यूज करते हैं एटम को मेजर करने के लिए। तो एटम साइज को मेजर करने के लिए टिपिकली डिफाइन हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई, हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू आइडेंटिकल एटम दैट आर बाउंडेड टुगेदर। अब यहाँ पे क्या लिख दिया मैम? ऑफ टू आइडेंटिकल एटम दैट आर बाउंडेड टुगेदर। इसका क्या मतलब हो? इसका जो मतलब है वो हम आगे वाली जो हमें दिया ना टाइप ऑफ रेडाई, उसमें समझते हैं। फिलहाल समझ आया कि एटॉमिक रेडाई को हम कैसे मेजर करते हैं। उसके बाद हम समझेंगे कोवेलेंट रेडाई। अब देखो, इसीलिए मैंने फोर्थ चैप्टर को पहले पढ़ाया था, क्योंकि फोर्थ चैप्टर के काफी वर्ड्स इसमें आ रहे थे। अब मैं समझाती हूँ कोवेलेंट रेडाई क्या होती है। देखो, हमारे ना केमिस्ट्री में 3 तरीके के बॉन्ड बनते हैं। मैं यहाँ पे 2 बॉन्ड समझाऊंगी। एक होता है आयनिक बॉन्ड, एक होता है आयोनिक बॉन्ड, एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? मैं कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है ना, ओवरलैपिंग होती है।
ये मान लो कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, और कोवेलेंट बॉन्ड में पहली बात होती है शेयरिंग। किसकी शेयरिंग होगी? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, क्योंकि यहाँ पे सारा खेल इलेक्ट्रॉन का ही होता है। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी और यहाँ पे ओवरलैपिंग होती है। जैसे मान लो ये s ऑर्बिटल है और दूसरा s ऑर्बिटल है, मान लो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनाना चाहते हैं, अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, तो ये आपस में इंटरमिक्स होंगे, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगी? ओवरलैपिंग हो जाएगी। ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस। अब अगर आप देखोगे इसकी और इसकी दोनों न्यूक्लियस की दूरी को मेजर करोगे, तो कोवेलेंट रेडियस में जो दूरी होती है ना वो बहुत कम होती है। सबसे कम कोवेलेंट रेडियस होता है, सबसे कम कोवेलेंट की रेडियस होती है, कोवेलेंट बॉन्ड की रेडियस होती है। मैम क्यों? क्योंकि ये आपस में ना इंटरमिक्स इस तरीके से आपस में बंधे हुए होते हैं। मान लो यहाँ पे हीलियम एटम है, यहाँ पे हीलियम एटम है और ये इधर हीलियम एटम है, दो हीलियम एटम है जो एक दूसरे के पास बैठे हैं, बट इन्होंने आपस में बॉन्ड नहीं बना रखा है, ये आपस में जुड़े हुए नहीं है। मैम क्यों नहीं जुड़े हुए? जुड़े हुए इसीलिए नहीं है क्योंकि हीलियम का अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट है, इस हीलियम का अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं, दोनों को ना इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है ना देने की जरूरत है, क्योंकि इनका ड्यूप्लेट क्या कंप्लीट है, ना इनके पास एक्सेस अमाउंट में ना डेफिशिएंसी है इनके इलेक्ट्रॉन की, ना इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ना एफिशिएंसी। यहाँ तक बात क्लियर? तो ये जो एटम है ये सिर्फ एक दूसरे के पास पास रहेंगे, आपस में जुड़े हुए नहीं है, तो इनकी कोई ना कोई रेडियस होगी, कोई ना कोई रेडियस होगी। इतना मान तो दूर दूर रहेंगे तो कोई ना कोई, इतनी मान लो इतनी दूरी है तो कोई ना कोई रेडियस होगी। लेकिन कोवेलेंट रेडियस में क्या होता है? कोवेलेंट रेडियस में ना एटम इस तरीके से मिले हुए होते हैं, इस तरीके से उनके बीच में ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग होगी तो उनकी रेडियस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब मैम ये कौन सी रेडियस होती है जो आपने बताई कि आपस में मिलेंगे नहीं? वो होती है वंडरवॉल रेडियस। वंडरवॉल रेडियस में एटम एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे, वो आपस में इंटरमिक्स नहीं करेंगे क्योंकि उनको इंटरमिक्स ओवरलैपिंग करने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए सबसे ज्यादा जो रेडियस होगी वो होगी हमारा वॉन्डर वॉल्ट रेडियस। हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू आइडेंटिकल नॉन बॉन्डेड एटम। यहाँ पे क्या लिखा? नॉन बॉन्डेड, यानी आपस में बॉन्ड नहीं बना रखा होगा। क्यों नहीं बना रखा? जो मैंने बता दिया, क्योंकि वो स्टेबल है, उनको जरूरत नहीं बॉन्ड बनाने की इन अ सॉलिड स्टेट। अब देखो दूसरा होता है हमारा मेटेलिक रेडियस। एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड, समझ लिया, ओवरलैपिंग करते हैं, आपस में मिल जाते हैं पूरे। दूसरा होता है हमारा आयोनिक बॉन्ड, जिसको हम मेटेलिक बॉन्ड भी बोल सकते हैं। आयनिक बॉन्ड में पता है क्या होता है? आयनिक बॉन्ड में होता है वो इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से या तो एक्सेप्टर होता है या पूरी तरीके से डोनर होता है। पूरी तरीके से एक्सेप्टर, पूरी तरीके से डोनर। जैसे मान लो आपने आपने नमक बनाना है, ठीक है, नमक बनाना है, ये Na है और ये Cl है। जब आप इन दोनों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ना तो आप देखोगे कि Na का ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद उसके पास एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ही पड़ा रहता है। यहाँ पे जब आप Cl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो यहाँ देखोगे इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन यहाँ वहां इधर उधर कहीं से भी मिल जाता है तो इसका ऑक्टेट क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। अब देखो, अब बच्चे ना जिन्होंने 4 चैप्टर नहीं पढ़ा ना तो वो बड़े ही कंफ्यूज है कि ये ऑक्टेट क्या होता है, ये कोवेलेंसी क्या होती है, क्या होता है ये वो। तो मैं तो रिकमेंड करूंगी कि आप पहले जाके वो चैप्टर पढ़ो, बट फिर भी अगर आपको ये चैप्टर पहले पढ़ना है तो इट इज द बेस्ट ऑप्शन। बट थोड़ा इसको, थोड़ा जितना समझ आता है उतना समझो, जितना समझ आता है उतना समझो। जब आप 4 चैप्टर पढ़ लोगे ना तो आपको अपने आप सोचोगे कि अरे हाँ उस टाइम वो हो रहा था, उस टाइम ये हो रहा था। अब मैं सारा कुछ वो नहीं बता सकती कि ऑक्टेट क्या होता है, फिर हम पूरा टॉपिक से हट जाएंगे, ठीक है। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है कि कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए और मैं अपना ऑक्टेट पूरा कर लूँ, जिसके पास ऐसे ही पड़ा है। तो सोडियम क्या करेगा? क्लोरीन को अपने एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा में थे। मान लो हमारे पास कोई चीज एक्स्ट्रा है, मतलब हम पेपर करने बैठे हैं एग्जाम हॉल में और हमारे पास है ना 2 ब्लू पेन है, मान लो 3 ब्लू पेन है, ठीक है। तो एक तो हम जिससे लिख रहे हैं चाहिए हो रहा है, एक हम एक्स्ट्रा में लेके बैठे हैं और एक और एक्स्ट्रा है, तो वो जो दूसरा एक्स्ट्रा पेन है वो हम किसी को दे सकते हैं ना, दे सकते हैं। लेकिन वो तो हो जाती है एक तरीके से शेयरिंग, कि हम सिर्फ पूरा दे नहीं रहे कि ये ले मेरे दोस्त, तू ले ही ले, इसको ले जा, ये पेन ले जा, मैं हमें वापस ही मत देना, ठीक है ना। हाँ कुछ होते हैं जो नहीं भी देते, लेकिन हम एक एग्जांपल लेके समझ रहे हैं। इसमें Na क्या करेगा? अपना पूरा इलेक्ट्रॉन दे देगा क्लोरीन को, पूरा इलेक्ट्रॉन दे देगा और फिर वापस वो लेगा नहीं। और क्लोरीन ने पूरी तरीके से इसको एक्सेप्ट किया है। ये क्या क्लोरीन ने क्या किया? एक्सेप्ट। और इसने क्या किया? डोनेट। डोनेट आई बात समझ? तो अब ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, तो ये आपस में इंटरमिक्स नहीं हो रहे। इंटरमिक्स मतलब ओवरलैपिंग, आपस में इस तरीके से जुड़ नहीं रहे, बस आप ऐसे एक दूसरे के पास आके बैठ रहे हैं, इस तरीके से पास आके बैठ रहे हैं। तो इससे रेडियस तो कम होगी ना। तो सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा जो रेडियस होती है वो होती है वंडरवॉल की। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ऑर्डर, यहाँ पे लिख दूँ,
यहाँ पे लिख देती हूँ। सबसे ज्यादा रेडियस होगी वंडरवॉल की, उसके बाद होगी मेटेलिक रेडियस, और सबसे कम होती है कोवेलेंट रेडियस, क्योंकि ये तो आपस में इंटरमिक्स ही हो जाते हैं। वीडियो बन रहा है। उसके बाद है पीरियोडिक ट्रेंड। अब पीरियोडिक क्या होता है और ग्रुप क्या होता है? अरे हम तो भूल ही गए मैम, हम तो भूल ही गए। देखो 18 तो होते हैं ग्रुप, 18 18 होते हैं ग्रुप, 18 ग्रुप होते हैं। ग्रुप पता है क्या होता है? अप टू डाउन वाले ग्रुप होते हैं, अप टू डाउन। देखो मैं बताती हूँ, ऊपर वाला मिटा के। ग्रुप होता है अप टू, अप टू डाउन, और पीरियड होता है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। जैसे हम, ये मैं लेफ्ट साइड खड़ी हूँ और मैं राइट साइड जा रही हूँ, तो ये क्या हो गया? पीरियड। और ऊपर से नीचे आ रहा है वो है ग्रुप। अब पीरियोडिक ट्रेंड देखें तो इसमें क्या होगा? अक्रॉस ए पीरियड, अगर हम पीरियड की अक्रॉस मतलब पीरियड की तरफ चले तो क्या होगा? एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। मतलब जो हमने एटॉमिक रेडियस पढ़ी है ना अभी, यानी हमारा एटम है ना वो छोटा हो जाएगा। मतलब मान लो इतना बड़ा एटम था, लेकिन जैसे मैं पीरियड के अक्रॉस चलूंगी, लेफ्ट टू राइट जाऊंगी, तो वो पीरियड मतलब वो जो एटम है वो छोटा हो जाएगा, साइज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अभी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है वो भी बताती हूँ। पुलिंग इलेक्ट्रॉन क्लोजर, मतलब आप इतना समझो कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारा एटम का साइज क्या होता है? कम होता है। लेकिन अगर मैं अप टू डाउन आऊंगी तो हमारा एटम का साइज बढ़ेगा। देखो आप खुद देखो, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अप टू डाउन बोल दो, टॉप टू बॉटम बोल दो, ड्यू टू द एडिशन ऑफ न्यू इलेक्ट्रॉन शेल। अब इसका क्या मतलब है? ये यहाँ पे क्या लिखा है? जो लिखे हैं इसको मिटा देते हैं और फिर हम हमारी भाषा में समझते हैं ना। एनसीईआरटी की भाषा में नहीं समझ आती मैं। अप टू डाउन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। अब ये मैंने लिखा है एस ब्लॉक। अप टू डाउन या टॉप टू बॉटम आ रहा है इसमें। लिथियम आता है हमारा 3 नंबर पे, सोडियम 11 नंबर पे, पोटेशियम 19, ऐसे ऐसे करके आपका चलता रहेगा, जो कि मैंने कल बताया भी था। वो एक ट्रिक याद है ना आपको? 2, 8, 8, 18, 32, वो वाली आप ट्रिक यहाँ पे अपना लेना, ठीक है ना। अगर आप लिथियम का एटॉमिक नंबर लिखोगे तो आएगा 1s2, 2s1 आ रहा है। अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर लिखोगे तो 1s2, 2s2, 2p6, ये हो गए 10 और 3s1। अब अगर आप यहाँ पे एक चीज नोट कर रहे हो तो यहाँ पे एस सबशेल में, ये दूसरे सबशेल में, यहाँ पे एक एस सबशेल में, एक दूसरे सबशेल में, यहाँ पे फिर पी सबशेल और आ गया, और वापस से तीसरा एस सबशेल आ गया। यानी जैसे आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम यानी ऊपर से नीचे आ रहे हैं, हमारे शेल के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। शेल नंबर ऑफ इंक्रीजमेंट मिल रहा है हमें, इंक्रीजेस यानी बढ़ते हुए दिखते हैं, तो साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी अगर आप हम लिथियम की बात करें तो ये हो गया 1s, ये हो गया 2s। अगर मैं सोडियम की बात करूं, यहाँ पे बनाती हूँ सोडियम, ये है लिथियम, और अब मैं बात करती हूँ सोडियम की, ये है 1s, ये 2s, ये 2p, ये 3s। तो अब आप देख रहे हो इसके कंपैरिजन में साइज क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है। मतलब इतना भी बड़ा नहीं होता, ये थोड़ा आपको समझा के दिखा रही हूँ। जैसे इसका साइज होगा इतना, फिर सोडियम का हो जाएगा ऐसे 3 बारी, फिर पोटेशियम का हो जाएगा और बड़ा, फिर रुबिडियम का हो जाएगा और बड़ा, फिर सीजियम का हो जाएगा इससे भी बड़ा, ऐसे। यानी नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। तो एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है? एटॉमिक रेडियस अप टू डाउन आने पे एटॉमिक रेडियस हमारी बढ़ रही है। एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है? बढ़ रही है। आई बात समझ? शेल नंबर इंक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, इंक्रीजेस, ठीक है। अब एक हमने टर्म पढ़ी थी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मैं ये बताती हूँ अभी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। इफेक्टिव, हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 4 चैप्टर में भी डिस्कस कर रखा है, बट मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। ये क्या हमारा न्यूक्लियस है, और ये है हमारे नंबर ऑफ शेल्स, ये हमारे नंबर ऑफ शेल्स है। अभी नंबर ऑफ शेल्स में क्या है? नंबर ऑफ शेल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, भूल गए? नंबर ऑफ शेल्स में तो इलेक्ट्रॉन है ना।
ये नंबर ऑफ शेल्स में इलेक्ट्रॉन है, कुछ इस तरीके से रिवॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है, इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से घूम रहे होंगे इसके अराउंड। और न्यूक्लियस में होता है हमारा, न्यूक्लियस में होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज। अब आपको एक बात का पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कौन सा फोर्स लगता है? पता है, अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्शन लगता है और उस फोर्स को बोलते हैं अट्रैक्टिव फोर्स। अब इन दोनों के बीच में, मतलब ये न्यूक्लियस है, ये इस इलेक्ट्रॉन का खींच रहा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। ये न्यूक्लियस इस दूसरे वाले सबशेल को भी अपनी तरफ खींच रहा होगा, ये न्यूक्लियस तीसरे वाले सबशेल को भी अपनी तरफ खींच रहा होगा। खींच रहा है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अब आप मेरे को एक बात बताओ, ये मेरा एक आपसे क्वेश्चन है कि जो न्यूक्लियस सबसे ज्यादा किसको अपनी तरफ अच्छे से खींच पाएगा? ये जो खींच रहा है ना, जो चार्ज, एक तरीके से चार्ज तो लग ही रहा है, इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जो मैं अब आपको समझाने जा रही हूँ ना, इसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। अब आप मेरे को एक बात बताओ, इस शेल में सबसे ज्यादा न्यूक्लियस की पावर लगेगी या इस शेल में या इस शेल में? अब कुछ बच्चे कहेंगे कि बराबर लगेगी, कुछ बच्चे कहेंगे कि इसमें ज्यादा लगेगी। बिल्कुल इसमें पास वाले जो एकदम न्यूक्लियस के पास है ना, उसमें ज्यादा लगेगी। जैसे मान लो मैं न्यूक्लियस हूँ और मेरे अराउंड ये ऐसे शेल्स है और शेल्स में इलेक्ट्रॉन है। अब मैं उनको क्या करूंगी? अट्रैक्ट करूंगी, करूंगी ना। तो मैं ये जो मेरे एकदम पास में ना, उसको मैं अच्छे से अट्रैक्ट करूंगी, उसको उसके तरफ मैं एकदम अच्छे से फोर्स लगाऊंगी। जो मेरे से दूर है मैं उसकी तरफ भी फोर्स लगाऊंगी। जो मेरे से थोड़ा सा दूर है, देखो अब मैं यहाँ पे मेरा फोर्स ज्यादा अच्छे से लग रहा है जबकि वहां पे नहीं लग रहा। अब कुछ जो एटॉमिक नंबर, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, अब मेरा हाथ जहां तक पहुंच रहा है वहां तक तो मैं इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लूंगी, लेकिन जहां तक मेरा हाथ ही नहीं पहुंच रहा वहां वहां तक मैं कैसे करूंगी? तो मतलब कहने का मतलब ये कि सबसे ज्यादा इस पे लगेगा, फिर इस पर जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे जो अट्रैक्शन फोर्स है ना न्यूक्लियस का, वो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। न्यूक्लियर यानी न्यूक्लियस चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज, और इफेक्टिव यानी इफेक्ट कर रहा है। किसको इफेक्ट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को इफेक्ट कर रहा है, अपनी तरफ इस तरीके से खींच रहा है। यहाँ तक बात भेजे में घुसी घुसी, ये होता है हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे हम पीरियड की अलोंग बिलोंग करते हैं, पीरियड के अलोंग चलते हैं, क्रॉस चलते हैं, जैसे जैसे हमारी एटॉमिक रेडियस कम होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगता है। अब आप कहोगे क्यों मैम इधर नहीं लग रहा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? इधर नहीं लग रहा। इधर क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि इधर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। अब जैसे मैंने साइज बताया था, पहले छोटा था, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर बहुत बड़ा, ऐसा करके मतलब साइज बहुत इंक्रीज, मतलब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रहे, जिससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं लगता। अब मैं ना आपको एक टर्म और समझाना चाहूंगी, अब मैं आपको एक टर्म और समझाना चाहूंगी जिसका नाम होता है शील्डिंग इफेक्ट। ये समझना बहुत जरूरी है, हमें पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, इसके लिए हमें समझना बहुत जरूरी है शील्डिंग इफेक्ट। ये ना बिल्कुल इसका उल्टा होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में ईएन से शो कर रही हूँ, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है अभी बताते हैं। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? ये न्यूक्लियस और ये हमारे नंबर ऑफ शेल्स, वीडियो बन रहा है। ये है हमारे नंबर ऑफ शेल्स। शील्डिंग इफेक्ट पता है क्या होगा? अब देखो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे मैं पूरा भर नहीं रही सब इलेक्ट्रॉन को, बस एक एक मैं रख रही हूँ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगने लगती है स्ट्रक्चर डायग्राम। तो अब है, हमने पढ़ा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज न्यूक्लियस इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे उनमें इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है, हमने पढ़ा था नेगेटिव चार्ज, पढ़ा था, हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। नेगेटिव चार्ज होता है, और ये इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कैसा फोर्स करेंगे? इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन फोर्स करेंगे रिपल्शन फोर्स। अब ये रिपल्शन फोर्स क्या होता है? कुछ बच्चे अगर इसमें कंफ्यूज है, तो अट्रैक्टिव फोर्स होता है कि जो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। रिपल्सिव फोर्स होता है जो अपनी तरफ ऐसा धक्का लगा रहा है, अपनी तरफ क्या कर रहा है? धक्का लगा रहा है। जैसे हमें कोई करंट लगता है, तो करंट लगता है तो हम उस करंट के ऐसे चिपक थोड़ी ना जाते हैं, हमें वो दूर फेंकता है, यानी हमें क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है, ठीक है ना। तो रिपल्सिव फोर्स शील्डिंग इफेक्ट वो होता है। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, आपको क्या लग रहा है? सिर्फ इधर पॉजिटिव चार्ज ही लग रहा है, नेगेटिव चार्ज भी तो लगेगा। तो यहाँ पे भी एक तरीके से नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से यहाँ पे इन इलेक्ट्रॉन के बीच में भी रिपल्शन यानी धक्के वाला फोर्स लगेगा, धक्केबाजी हो गया, आगे चलना है, आगे चलना है। क्लास में बच्चे नहीं करते, आगे होना, इधर होना, देख मेरे पास जगह नहीं है, ये नहीं है। तो कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन के बीच में भी इस तरीके से फाइट होती है। तो इलेक्ट्रॉन के बीच में फाइट होगी, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जैसे इस इलेक्ट्रॉन ने इसको धक्का दिया,
तो ये आगे की तरफ हो जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन इसको धक्का दिया तो ये आगे की तरफ हो जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन ने आगे वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का दिया तो आगे की तरफ हो जाएगा। तो इस तरीके से नंबर ऑफ शेल्स क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। हाँ, नंबर ऑफ शेल्स क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब आप कहोगे कि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं तो पीरियड में जब हम जाते हैं तो उसमें कम क्यों होता है, उसका मैं रीजन भी बताती हूँ, अभी बताती हूँ। लेकिन आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज समझ आया कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में हमारा साइज बढ़ता है और नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ते, बस साइज बढ़ता है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में हमारा साइज कम होता है क्योंकि वो अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। ये मैं मिटा देती हूँ। अब अगर हम बात करें पीरियड की, पीरियड लेफ्ट टू राइट, हमने देखा था बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फेरस, नियोन। जब आप बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आएगा 1s2 2s2 2p1। 5 नंबर पे आता है 5 6 7 8 9 10। जब आप कार्बन का लिखोगे तो आएगा 1s2 2s2 2p2 2 4 6। जब आप नाइट्रोजन का लिखोगे तो 1s2 2s2 2p3। जब आप ऑक्सीजन का लिखोगे तो 1s2 2s2 2p 4 5 6 7 8, हाँ 2p4। इसका लिखोगे तो 1s2 2s2 2p5 5 6 7 8 9। जब आप नियोन का लिखोगे, नियोन है 1s2 2s2 2p6 6 7 8 9 10। अब मैम आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों लिखा है, मैंने इसीलिए लिखा है कि जब हम इसका लिख रहे थे तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे थे, यानी पहले एस आ रहा था फिर पी आ रहा था। आप जैसे जैसे और आगे बढ़ते तो डी भी आता और सीजियम तक पहुंच जाते, सीजियम फेरेंशियम, तो हो सकता है एफ ब्लॉक भी आता। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे भी पी है, यहाँ पे भी पी है, इधर भी पी है, इधर भी पी है, इधर भी पी है, उधर भी पी है, हर जगह पी है। तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं? नहीं मैम, नहीं बढ़ रहे नंबर ऑफ शेल्स तो। 1s है 2s है 2p है 1s 2s 2p 1s 2s 2p 1s 2s 2p 1s 2s 2p 1s 2s 2p। हमें तो कहीं पे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे। नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ रहे बेटा जी, नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ रहे, बट इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहे हैं ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है 1, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे पूरा फुलफिल है। तो भी इसको हम क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस। इनर्ट इनर्ट गैस बोलते हैं। ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती क्योंकि ये क्या फुलफिल है, इसको क्या जरूरत है, पी जो ऑर्बिटल होता है उसमें सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं और इसमें आ भी रहे, इसको कोई जरूरत नहीं है। अब हाँ, तो अब आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ शेल्स क्या नहीं कर रहे, बढ़ नहीं रहे। तो आप कहोगे मैम इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहे हैं ना, मैम इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहे हैं, फिर इसमें साइज कम क्यों हो रहा है। जैसे जैसे हम जाएंगे, जैसे मान लो बोरोन का इतना है तो कार्बन का और छोटा हो जाएगा, फिर नाइट्रोजन का और छोटा, ऑक्सीजन का और छोटा, फ्लोरीन का और छोटा, नियोन का एकदम छोटा। जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है, एटॉमिक रेडाई बोल देती हूँ, डिक्रीज हो रही है, साइज क्या हो रहा है, साइज भी डिक्रीज हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है। मैम इसका रीजन बता दो अब आप। इसका रीजन ये है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, यानी मान लो कि ये न्यूक्लियस है और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। पहले मान लो एक था, फिर यहाँ पे 2 हो गए, तो इन जो न्यूक्लियस है ये इनको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। यहाँ पे न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज या चार्ज इफेक्टिव न्यूक्लियर, जो भी आप अपने भाषा में बोल सकते हो, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। क्योंकि जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो वैसे वैसे पॉजिटिव चार्ज भी तो बढ़ ही रहा है, पॉजिटिव उसको अपनी तरफ खींचेगा ना, पॉजिटिव उसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, उसको अपनी तरफ धक्का लगाएगा इलेक्ट्रॉन को। यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ पे भी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये जो न्यूक्लियस है अपनी तरफ और ज्यादा खींचेगा। आई बात समझ। तो यही होता है कि अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन की खींचे मत जाते हैं। अब हम कुछ और टर्म्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और जो मैंने शील्डिंग इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोला है, उनकी भी थोड़ी डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। बाकी मैं बता देती हूँ, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये पूरा थ्योरेटिकल बेसिस पे आप हर एक एक वर्ड, हर एक एक लाइन को बस अपने दिमाग में रखो। और अब हम कुछ और थ्योरी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं जिसे, इनके थ्योरी डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद दो मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेके आई हूँ, ये इनके बेसिस पे हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और ये क्वेश्चन से हमें बहुत समझने भी जरूरी है। तो सबसे पहले तो कि जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया उसकी थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन ऑफ द आउटर मोस्ट शेल बाय द न्यूक्लियस, कि जो न्यूक्लियस होता है वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसको ही हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। और इसको एक्सप्रेस्ड बाय जेफ,
ये ZeF, Z और पैरों में से नीचे होता है EFF इफेक्टिव, इसको ZEF से भी हम डिनोट रिप्रेजेंट एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसके बाद है ना मैंने यहाँ पे कुछ 2 टर्म्स लिखी है, इन टर्म्स को है ना समझना बहुत जरूरी है। देखो जेफ क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट कर रहा है मतलब वो साइज को क्या कर रहा है, छोटा कर रहा है, साइज को क्या कर रहा है, छोटा कर रहा है। पहले साइज इतना था, फिर न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके साइज क्या कर लिया, इतना कर लिया, छोटा कर दिया। तो एटॉमिक रेडाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी जितना बड़ा रेडियस होगा उतना ही कम हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, और जितना छोटा हमारा रेडियस होगा उतना ज्यादा हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। एज स्टॉप समझ आया होगा कॉन्सेप्ट। उसके बाद मैंने लिखा एटॉमिक रेडाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल्स। नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं, जैसे मान लो ये हमारा न्यूक्लियस है, और ये जैसे जैसे मैं गोल गोल चक्कर बढ़ा रही हूँ, इनको हम नंबर ऑफ शेल्स बोलते हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारा साइज क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। पहले इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर सो ऑन। उसके बाद हम बात करते हैं शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट, जिसका दूसरा नाम स्क्रीनिंग इफेक्ट भी होता है। इन विच इसमें क्या होता है, इनर शेल इलेक्ट्रॉन रिड्यूस द अट्रैक्टिव फोर्स, ये क्या करता है, कम करता है। रिड्यूस मींस होता है कम, रिड्यूस द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस ऑन आउटरमोस्ट शेल। ये क्या करता है कि अट्रैक्टिव फोर्स को कम करता है। क्यों करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये जो नंबर ऑफ शेल्स है इनमें इलेक्ट्रॉन है, तो इन इलेक्ट्रॉन के बीच में भी तो फोर्स लगेगा, इसको हम बोलते हैं रिपल्शन फोर्स है, जिससे क्या करता है, साइज को बढ़ा देता है। रिड्यूस अट्रैक्टिव फोर्स of the positively charged nucleus on outermost shell। इनकी डेफिनेशन है ना, देखो ये और ये, इसके डेफिनेशंस आपको एग्जाम में कोई नहीं पूछने वाला है। राइट दी डेफिनेशंस ऑफ जेफ एंड शेफ, इसको हम शेफ भी बोलते हैं, वैसे निकनेम है इसका। इनकी डेफिनेशन मोस्टली नहीं पूछी जाती है, आपको कंसेप्ट आना चाहिए। पता है क्वेश्चन कैसे आते हैं, जो मैंने यहाँ पे नीचे लिखे उसके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। अब मैं आपको एक की कंसेप्ट करवाने वाली हूँ, की कंसेप्ट। इसमें पता है क्या, पहले तो मैं एक चीज बता देती हूँ, जो बच्चे केमिकल बॉन्डिंग जिन्होंने नहीं पढ़ी उनको नहीं पता। इलेक्ट्रॉन ना, जो एटम्स होते हैं ना, एलिमेंट्स, वो इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, दे सकते हैं। एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, दे सकते हैं। सिर्फ पी ब्लॉक ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लेना देना नहीं करते, क्योंकि वो नॉन रिएक्टिव होते। क्यों होते, क्योंकि उनका आउटर मोस्ट शेल, जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फुलफिल होते हैं, उनका ऑर्बिटल ऑलरेडी भरा हुआ होता है। आई बात समझ। तो अब बाकी जिनको, अब कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए किसी से, इसके लिए वो बॉन्ड बनाएंगे। कुछ ऐसे होंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, वो सोचेंगे कि चलो सामने वाले के पास कमी है ना, मैं अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता हूँ, तो इसके लिए वो बॉन्ड बनाएंगे। तो जो देगा ना, जैसे मान लो मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, मैं सोडियम हूँ, और अच्छा सारा छोड़ो, ये सोडियम है और ये क्लोरीन है। सोडियम के पास आप सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आएगा 1s2, 2s2 और 2p6 और 3s1। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, p ऑर्बिटल फुलफिल है, लेकिन ये s में एक इलेक्ट्रॉन है। इसके पास क्या है, ये चाहेगा कि मैं अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता हूँ। मैं इलेक्ट्रॉन, अब आप कहोगे अरे अरे मैम s में इलेक्ट्रॉन एक है और s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन किसी से ले भी तो सकता है ना, क्यों नहीं ले सकता। हाँ ले सकता है, लेकिन यहाँ पे लेता नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप इसका देखोगे तो p जो सबशेल है ना ऑलरेडी फुलफिल है। तो ऐसे क्या करेगा, सोडियम क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। और क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। क्लोरीन को अगर कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा ना, तो वो सफल हो जाएगा, उसका इस जीवन में आना सफल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। आई बात समझ। अब सोडियम ने क्या किया, सोडियम में ये क्लोरीन है, सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिया, यानी उसके तरफ से एक नेगेटिव चार्ज गया, तो उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और क्लोरीन ने सोडियम से इलेक्ट्रॉन लिया है, यानी एक नेगेटिव एनर्जी आई है, एक नेगेटिव चार्ज आया है इसके पास, तो इसके पास क्या बढ़ जाएगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, तो इस पे आएगा नेगेटिव। जो देता है उस पर आता है पॉजिटिव, जो लेता है उस पर आता है नेगेटिव। जैसे मान लो इसने दे दिया, इसने ले लिया, तो ले लिया तो उसके पास एक कर्जा तो हो गया ना। जैसे मान लो हम किसी से पैसा लेते हैं तो हमारे एक तरीके से कर्जा हो जाता, कर्ज हो जाता है ना, वो इस हिसाब से समझ। और जो इलेक्ट्रॉन देता है, जैसे मान लो सोडियम है, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इस पे आएगा पॉजिटिव, जिसको हम बोलते हैं कैटाइन, और क्लोरीन पे आएगा नेगेटिव, जिसको हम बोलते हैं एनाइन। आई बात समझ। अब देखो यहाँ पे द साइज ऑफ कैटाइन, कैटाइन यहाँ पे बात हो रही है पॉजिटिव से, कोई भी एलिमेंट है जिस पॉजिटिव चार्ज है, इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। अभी पेरेंट एटम क्या होता है, पेरेंट एटम ये होता है, जैसे मान लो ये सोडियम है, इसके पास इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसके पास 11 ही प्रोटॉन होंगे और 11 इलेक्ट्रॉन। जेड प्रोटॉन ही होता है, जेड इक्वल पी।
जेड भी प्रोटोन ही होता है, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटोन है, तो ये क्या हो गया पेरेंट एटम। अब इसने मान लो अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, क्लोरीन को दे दिया, अब ये कैटाइन बन गया। लेकिन ये Na जिसके पास कोई चार्ज नहीं है, ना इसने किसी से इलेक्ट्रॉन लिया है ना ही किसी को दिया है, तो ये पेरेंट एटम है। लेकिन इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये क्या बन गया कैटाइन, ये क्या बन गया कैटाइन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि जो कैटाइन होगा वो हमेशा स्मॉलर होगा, जो हमेशा जिसका साइज छोटा होगा पेरेंट एटम से, बिकॉज इट डिक्रीजेस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकॉज द वैल्यू ऑफ जेफ। ये क्या लिख दिया मैम, क्या लिख दिया, अब मैं आपको कंसेप्ट समझाती हूँ। यहाँ पे Na ने अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है कि ले ले, मेरे पास बहुत इलेक्ट्रॉन है तू ले ले, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या ये कमी आई है, इसके पास इलेक्ट्रॉन 10 बचे हैं पहले, इसके पास इलेक्ट्रॉन 10 बचे और इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, और यहाँ पे इसके पास पूरे इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे जो पेरेंट एटम है ना इसका साइज बड़ा होगा और कैटाइन का साइज क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। वीडियो बन रहा है। तो जो पेरेंट एटम है ना इसका साइज बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन यानी नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा है। मान लो एक इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दे दिया, ये 3s1 वाला इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो यहाँ पे एक तरीके से नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहा है कम हो रहा है। नंबर ऑफ शेल्स कम होते ही, नंबर ऑफ शेल्स कम होते ही इसका साइज क्या होगा छोटा हो गया ना, एकदम इतना छोटा भी नहीं हो बट छोटा हो गया साइज। क्यों, क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है, अपना एक सबशेल, अपना एक 3s वाला सबशेल कम किया है इसने, उस सबशेल वाला एक इलेक्ट्रॉन इसने दान दे दिया, तो इसका साइज क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। Na प्लस वाले की जो रेडियस होगी वो होगी 95 पिकोमीटर। अब ये पीएम क्या होता है, प्रधानमंत्री वाला आएगा, नहीं पीएम है, पीएम इसको बोलते हैं हम पिको, जिसकी 10 की पावर -12 यानी इतना ज्यादा छोटा है। अब आप कभी कभी सोचते हो हमें तो ना एक चीज ही नहीं समझ आती, जो ये इनकी रेडियस वगैरह होती है, इनका साइज होता है सोडियम क्लोरीन पोटेशियम सब इन सबका, तो इनकी रेडियस कितनी होती है, मतलब ये दिखने में कितने बड़े होते हैं, ये इतने बड़े होते हैं, मतलब इतने छोटे होते हैं, इसकी 10 की पावर -12, 10 की पावर -12 जितने छोटे होते हैं ये। और अगर आप इसका देखोगे Na वाले का, जिसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है 11 प्रोटॉन है, नंबर ऑफ शेल्स कुछ भी कम नहीं हुआ, तो इसका साइज बड़ा हो जाएगा। अगर आप इसका साइज देखो तो इसका क्या 186 पिकोमीटर, यानी इसका है 186 इंटू 10 की पावर -12, इसका हो गया 95, इसका हो गया 186, यानी एक सबशेल जाने से ही देखो कितना फर्क आया है। आई बात समझ। तो कैटाइन, अगर कैटाइन का साइज है ना हमेशा छोटा होता है, क्योंकि वो किसी को इलेक्ट्रॉन देता है, अपना सबशेल में से इलेक्ट्रॉन देता है किसी को। मान लो मेरे पास है ना 100 रुपए थे, मैंने 100 रुपए में से तुम्हें 10 रुपए दे दिए, मैं ज्यादा तो नहीं दे पाऊंगी, मैंने 10 रुपए दे दिए, तो मेरे पास से कमी तो आई है ना, मेरा साइज, मेरे पहले 100 थे अब 90 हो गए, पहले 100 थे अब 90 हो गए, ऑल टोटली कमी आई है। मान लो मेरे पास 100 थे और मैं तुमसे 10 ले लूं, 10 रुपए ले लूं, तो मेरा साइज बढ़ जाएगा ना, मेरे पैसों का साइज, मेरा नहीं मेरे पैसों का साइज बढ़ जाएगा ना। पहले 100 थे, अब मैंने तुमसे 10 रुपए ले लिए, तो मेरे पैसों का साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। तो यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब हम बात करेंगे दूसरे कंसेप्ट की। अच्छा मैं ना तुम्हारे लिए क्वेश्चन भी लेके आई, एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन लेके आई। अब आप मेरे को इसमें बताओगे कि सबसे ज्यादा जो साइज होगा वो किसका होगा, Na प्लस का होगा सबसे कम साइज, Mj+2 का होगा, Al+3 का। अब यहाँ पे भी कंफ्यूज, यहाँ पे भी कंफ्यूज, ये Al पे +3 क्यों है। आप है ना Al की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, Al आता हमारा 13 नंबर पे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 10 12 13। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये अपने तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन है ना किसी को दान कर देगा, तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन, भाई साहब ये ले तू क्या याद रखेगा मुझे, इस तरीके से दान कर देगा। क्यों मैम, 3 क्यों दान करेगा, ये इसलिए कर देगा क्योंकि 3 अगर ये इलेक्ट्रॉन अपने दान कर देगा तो ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, इसका ऑक्टेट हो जाएगा पूरा। Mg 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, Na मतलब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, मैग्नीशियम 2 दे सकता है, और एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो एल्यूमिनियम ने सीधे 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, यानी अपने 2 सबशेल को खत्म ही कर दिया इसने, 2 सबशेल के इलेक्ट्रॉन निकाल के किसी को दे दिए। तो सबसे छोटा साइज होगा इसका, सबसे छोटा साइज होगा इसका, उसके बाद मैग्नीशियम का, उसके बाद सोडियम का। अगर छोटे साइज की बात करें तो सबसे छोटा एल्यूमिनियम का होगा, उसके बाद मैग्नीशियम का, उसके बाद सोडियम का। क्यों, क्योंकि इसने अपने दोनों सबशेल के इलेक्ट्रॉन दे दिए, Mg ने अपने एक सबशेल का, Na ने भी अपने एक सबशेल का। ठीक है, आई जस्ट होप मेरी बात समझ आई होगी। अब है ना ये मैंने जो ऑर्डर लिखा है ना सबसे छोटा साइज का लिखा है, ठीक है, सबसे छोटा एल्यूमिनियम का होगा। अब हम बात करेंगे एनाइन की। ये एनाइन क्या होता है, अरे मैंने अभी बताया था, एनाइन वो होता है जो इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है। मान लो मेरे पास 100 रुपए थे, मान लो मेरे पास 100 इलेक्ट्रॉन थे, मैं तुमसे 10 इलेक्ट्रॉन और ले लूं, मेरे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई तो नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाएंगे तो मेरा साइज बढ़ जाएगा। तो देखो, when the size of anion is always larger than its parent atom, parent atom क्या होता है, parent atom मान लो
मैंने यहाँ पे लिखा है, दिख रहा है क्या वीडियो में? हाँ थोड़ा दिख रहा है। तो ये F है, ये F है हमारा फ्लोरीन। पहले फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तनहा तनहा बैठा था, कोई इलेक्ट्रॉन दे दो, कोई इलेक्ट्रॉन दे दो, कोई इलेक्ट्रॉन दे दो। ये क्या हो गया? पेरेंट एटम। अब कोई एक ऐसा एटम है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी थी, यानी ज्यादा थे, उसने कहा ले फ्लोरीन क्या याद रखेगा, ले मेरा इलेक्ट्रॉन ले ले। तो ये हो गया पेरेंट एटम। अब इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन आ गया, फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन आ गया, अब वो एक दूसरी सब शेल बनाएगा, उसमें उस इलेक्ट्रॉन को सजाएगा धजाएगा, अच्छे से रखेगा। तो अब क्या हो गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब इसका साइज क्या हो गया? बढ़ गया, इसका साइज बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन आने से भाई साहब साइज बढ़ता है, याद रखना हमेशा। तो अब एफ नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिया है। मैं मान लो तुम्हें इलेक्ट्रॉन दे रही हूँ तो मेरे पे पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि मेरे से नेगेटिव एक चार्ज दूर गया। अगर मैं तुमसे इलेक्ट्रॉन ले रही हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास क्या आ जाएगा? एक नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है ना। तो इस तरीके से जो F नेगेटिव है ना, उसका साइज बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप फ्लोरीन का देखोगे तो फ्लोरीन के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, और आप इस फ्लोरीन का देखोगे तो उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने थे? 9 इलेक्ट्रॉन थे। कितने? 9 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, मैं लिख नहीं पाई। अब मैं तुम्हारे लिए ना एक तगड़ा सा क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये है F नेगेटिव, ये O2 नेगेटिव, ये M3 माइनस नेगेटिव। अब आप मेरे को बताओ कि सबसे बड़ा साइज किसका होगा? सबसे बड़ा साइज होगा मैम किसका होगा? सबसे बड़ा साइज किसका हो सकता है? यहाँ पे ये आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, आप मेरे को बताओगे कि सबसे बड़ा साइज किसका होगा। आप सोचो, क्योंकि एनायन देता है, तो यहाँ पे इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, और इसने 3 इलेक्ट्रॉन लिए। तो 3 इलेक्ट्रॉन लिए तो साइज और बड़ा, 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो थोड़ा कम, एक इलेक्ट्रॉन लिया तो थोड़ा और कम। तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा? होमवर्क क्या देती हूँ मैं तुम्हें, बता ही देती हूँ। तो सबसे बड़ा हो जाएगा हमारा M3 का, उसके बाद सबसे बड़ा M3 का, उसके बाद O2 का, उसके बाद F नेगेटिव का। तो आई जस्ट होप ये जो आज वाला लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो थैंक यू सो मच।